हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोगों का जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन चालू होने जा रहा है। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ये चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। Dilute solution means it is a solution in which solute is very small. Solute is very small in comparison to solvent. अब क्या होता है कि सल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही है हम लोग, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है उसकी कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, इट हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी, it has special properties which depends on number of solute particles dissolved in it irrespective of its nature. डाइल्यूट सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सल्यूट। कौन सा सल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर हम कौन सा सल्यूट ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सल्यूट, व्हाट इज द केमिकल कैरेक्टर ऑफ सल्यूट, उससे कोई मायने ही नहीं रखता इससे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इट इज ओनली एंड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर, जिसमें सबसे पहला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले डिटेल में, और ये सारी प्रॉपर्टी किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कुछ खास प्रॉपर्टी है, जिसकी वैल्यू जिसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, अमाउंट ऑफ सल्यूट पे, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व, ना कि उसके नेचर पे कि हम लोग कौन सा सल्यूट ऐड कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, बस उसका नंबर ऑफ पार्टिकल यानी अमाउंट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ले लो फटाफट जल्दी। अभी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में खास बात क्या है कि इट ओबेस राउल्स लॉ। डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है इट ओबेस राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को ओबे करता है। हम लोग ने राउल्स लॉ तो पढ़ ही लिया है। राउल्स लॉ क्या बोलता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, it can be used, right, it can be used to determine the molecular mass of non-volatile solute. It is used to determine molecular mass of a non-volatile solute, non-volatile सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास अगर हमें पता करना है तो वी कैन फाइंड आउट विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें जो मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट हमें एक्सीलेंट रिजल्ट है, यानी परफेक्ट रिजल्ट है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है सल्यूट की, कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूशन डाइल्यूट है, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन सॉल्यूट पता करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या, जो इवापोरेट नहीं होता, हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अगर नॉन वॉलेटाइल का कंसेप्ट नहीं मालूम है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए। तीसरा कंडीशन ये है कि सल्यूट जो है वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, उसका डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए और एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो गया तो फिर हम उसका मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे। देखो, मॉलिक्यूलर मास हर कंपाउंड का, हर सल्यूट का, हर सब्सटेंस का फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है, 18, यूरिया 60, सल्फ्यूरिक एसिड 98, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, तो हर एक का मॉलिक्यूलर मास फिक्स है। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो फिक्स होता है। एक अननोन सल्यूट अगर हमें दिया जाए और उसका मॉलिक्यूलर मास पता करना बोले तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पता कर सकते हो। बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इससे आता है। बस कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए और सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया तो किसी भी सल्यूट का जो नॉन वॉलेटाइल है उसका मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से एक्यूरेटली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए। आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किसके लिए है, नाम में ही लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर हम उसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग उठा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर मैं कहूंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोनों ही कॉलिगेटिव। वेपर प्रेशर को मैं वीपी शॉर्ट करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग ने वेपर प्रेशर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। किसी ने अगर वेपर प्रेशर के बारे में समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो राउल्स लॉ वेपर प्रेशर के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर प्लीज एक बार देख लीजिए तो आपको वेपर प्रेशर का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो किसी भी सॉल्वेंट में एक सॉल्वेंट है जो सपोज करो यहां तक उसको हम लोग ने फिल किया है इस कंटेनर में, और ये सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के बैठे हुए हैं।
ये सारे मॉलिक्यूल किसके हैं, सॉल्वेंट के सरफेस पे बैठे। क्योंकि ये सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो इसके मॉलिक्यूल इवापोरेट हो सकते हैं, दे आर ऑल इवापोरेटिंग। तो यहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है आप लोगों को कि ड्यू टू द वेपर फॉर्म्ड अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड देयर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वेपर व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सरफेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो मान लीजिए इस सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर हम लोग ले लेते हैं P01। अब अगर मैंने इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नॉन वोलेटाइल सल्यूट यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज इवापोरेट नहीं हो सकता रूम टेम्परेचर पे, उसको कहीं रख दो एज इट इज रहेगा। ग्लूकोज, यूरिया, ऐसे नॉन वोलेटाइल सल्यूट को अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा कि सरफेस पे जो पहले सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, अब कुछ सल्यूट मॉलिक्यूल भी आकर बैठ जाएंगे। ये ब्लू वाला मैं दिखा रहा हूं सल्यूट के मॉलिक्यूल। अब हुआ क्या, यहां पर सरफेस एरिया फॉर द इवापोरेशन ऑफ सल्यूट डिक्रीज हो गया, और इस वजह से अब जो वेपोराइजेशन है सॉल्वेंट का वो कम होगा। यस और नो, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। अब जब यहां पर वेपर ही कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जब हमने नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला, ये बन गया सॉल्यूशन, और इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं PS से, वेयर PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि ये 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी था, इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, ये डिक्रीज होके 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सल्यूट ने सरफेस पे मॉलिक्यूल ने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब जो है कुछ मॉलिक्यूल सल्यूट के हैं और कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं। पहले तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे सरफेस पे, तो सारे के सारे इवापोरेट हो रहे थे। अब क्या सारे इवापोरेट होंगे, नहीं, all of them will not evaporate because some of the non-volatile solute molecules has blocked the path for a solvent to evaporate। ठीक है ना, तो यहां पर वेपर प्रेशर में क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हुआ क्यों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, when non-volatile solute, when non-volatile solute dissolved in solvent, vapor pressure of solvent decreases, डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है, सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट डिक्रीजेस। रीजन, सरफेस एरिया occupied by solvent decreases, hence rate of evaporation decreases, therefore vapor pressure also decreases। ठीक है ना, तो ये रीजन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो अगर मैं कहता हूं कि P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड PS द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का, किसका कम है, सॉल्यूशन का। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमें मिल जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो ये ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब अगर ये मान लेते हैं इफ P01
is the vapor pressure of solvent, ठीक है, और PS को हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कम ऑन, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि P01 माइनस PS, ठीक है। क्यों? बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑलवेज सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, इसको हम लोग डेल्टा P करके लिखते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया तो उसी को हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि P01 माइनस PS अपॉन P01, जिसको मैं डेल्टा P अपॉन P01 भी लिख सकता हूं। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग आंसर दे दोगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वेपर प्रेशर और फिर मैं लिखता हूं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही है, हमने तो ये पढ़ ही लिया, ठीक है। ये तो कॉलिगेटिव, मेरा क्वेश्चन है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। तो आंसर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके इवापोरेटिंग टेंडेंसी पे है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गिवन लिक्विड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एसीटोन का 56 डिग्री है, क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग है, उनका नेचर अलग है। तो ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये तो एक इंडिविजुअल वेपर प्रेशर, एक इंडिविजुअल लिक्विड का होता है, हर एक कंपोनेंट का अपना अपना खुद का वेपर प्रेशर होता है। जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करेंगे तो इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, और वो भी कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां पर वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत सारे बार ऐसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक ऑप्शन वेपर प्रेशर भी दे दिया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा इट इज द नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब लगाएंगे, राउल्स लॉ, मैं एक चीज ये यहां पर लिख देता हूं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P0S अपॉन P0, ये बस यहां पर लिख के रखता हूं, ठीक है। अब आगे चल, राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट,
containing non volatile solute. राउल्स लॉ कंटेनिंग non volatile. अब किसी को राउल्स लॉ नहीं मालूम है तो मैंने राउल्स लॉ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शंस हैं इन कंसेप्ट्स के बीच में। तो राउल्स लॉ के ऊपर पूरा अच्छे से वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप उसको देख कर फिर उसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ऐसा सॉल्यूट जिसका वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर मैं उसे P02 से करूं, आप ही बताइए, एक सॉल्यूट जो इवापोरेट नहीं हो सकता, जिसके ऊपर वेपर बनेगा ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0। करेक्ट, तो इसका वेपर प्रेशर 0 ही होने वाला है। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि एक कंपोनेंट 1 है, एक कंपोनेंट 2 है, एक लिक्विड 1 है, एक लिक्विड 2 है। सपोज करते हैं कि भाई ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। अब भाई इसको इसमें हमने मिला दिया, इसका वेपर प्रेशर तो 0 ही है, पर इसका वेपर प्रेशर 0 नहीं है, इसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, लेकिन अब जब मिक्सचर का वेपर प्रेशर हम लोग निकालते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। तो sum of the partial pressure of both the component in the solution is the vapor pressure of solution। लेकिन राउल्स लॉ लगा देंगे तो ये हो जाएगा P01 इंटू x1 और ये हो जाएगा P02 इंटू x2। पर क्योंकि P02 का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो फाइनली जो बचेगा PS इज इक्वल टू P01 इंटू x1। अब x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमने पढ़ा है ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट, x प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आपको ये चीज जाननी है मोल फ्रैक्शन डिटेल में, तो यू कैन गो एंड सी द वीडियो। ठीक है, तो x1 प्लस x2 अगर 1 है तो मैं लिख सकता हूं कि x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? P01 1 माइनस x2। ये क्या हो जाएगा? P01 माइनस P01 इंटू x2। अब अगर इसको मैं यहां लाऊंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा P01 माइनस PS और ये होगा P01 इंटू x2। सो देयरफॉर आई कैन राइट P01 माइनस PS अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। ये चीज क्या है? यही चीज है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का टोटल मोल्स का फ्रैक्शन। इसका मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस इक्वेशन से क्लियरली प्रूव हो रहा है कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ले लीजिए इसको। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ, या फिर मैं कहूंगा रिलेशन बिटवीन molecular mass of non-volatile solute and relative lowering of vapor pressure। ठीक है, चलो
अब इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है P01 माइनस पी एस अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। बट हम जानते हैं x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहां से इसको हम निग्लेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कंपेयर टू सल्यूट बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर अब आपका हो जाएगा P01 माइनस पी एस अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये दोनों चीज को अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा P01 माइनस पी एस अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, और अपॉन W1 अपॉन M1 करेंगे, यहाँ पर M1 आएगा तो ये हो जाएगा M1 अपॉन W। ये है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें जो है W1 एंड W2 इज मास ऑफ सॉल्वेंट है, W2 इज अ मास ऑफ सल्यूट है, M1 जो है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M2 इज द सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। ये जरूर मेंशन करना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए W1 W2 M1 M2 क्या है। अब इस फॉर्मूला से अगर मैं एक सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, जिसको मैं कहूंगा P01, और उसके बाद मैं इसमें एक अननोन नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर रहा हूं जिसका वेट है x ग्राम, और x ग्राम है, और मैं y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर रहा हूं। मुझे सॉल्वेंट मालूम है, सपोज करो सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर है, तो उसका मुझे मॉलिक्यूलर मास मालूम पड़ गया 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है, मोलर मास मालूम पड़ गया 18 ग्राम पर मोल है। अब मुझे क्या पूछा गया है कि M2 निकालना है आपको, हमें पूछेंगे M2 निकालो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया हमने, तो PS मालूम है, P01 मालूम है, W2 मालूम है, M1 मालूम है, W1। We can calculate the molecular mass of solute by using this formula। just small rearrangement करेंगे हम लोग। यहाँ पे rearrangement क्या होगा, ये M2 यहाँ आ जाएगा is equal to W2 into M1 upon W1 into P01 upon P01 minus PS। ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला यूज करके वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, अननोन सल्यूट, जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। प्लीज टेक दिस। अब एक और तरीका है रिलेशन बनाने का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में एक और तरीके से हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं कहता हूं n मोल इज द मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन कैपिटल N मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अब क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस कैपिटल N, ठीक है। इसको हम लोग एकदम उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर विल कम टू द न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर विल गो टू द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा P01 PS नीचे आ गया, P01 ऊपर गया, इक्वल टू n प्लस कैपिटल N अपॉन n, ठीक है, which will be equal to 1 plus n upon n, P01 upon P01 minus PS, जिसको हम लोग
ऐसे लिख सकते हैं P नॉट 1 अपॉन P नॉट 1 माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन N, विच इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 माइनस प्लस PS अपॉन P नॉट 1 माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू N अपॉन, ठीक, दिस गेट्स कैंसल, सो दिस इज PS अपॉन P नॉट 1 माइनस PS इज इक्वल टू N अपॉन N। अब इसको उल्टा कर दो तो ये हो गया P नॉट 1 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N अपॉन N, वेल N इज व्हाट, W2 अपॉन M2 into M1 upon M, where N is the number of moles of solute and solid. So we can also use this formula for same derivation, right? But this will be not in the HSC board textbook. This is usually for reference book या फिर entrance में होता है. But then दोनों ही सही है, whichever you would like to take, you can take. Okay. So thank you very much. We'll do elevation in boiling point in the next lecture.